अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो हमने जी पास्ट इंटरव्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज के इंटरव्यू नंबर 32 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। तो जी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें हम कम से कम सीमेंट को यूज़ करके मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं। मतलब हमने डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ जो अचीव करनी है उसके लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स की रेशियो क्या रखी जाएगी, उसमें कितना सीमेंट यूज़ होगा, कितना सैंड एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट वाटर कितना यूज़ होगा, यही हम फाइंड करते हैं मिक्स डिज़ाइन से, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन से। और कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन अगर हम एसीआई कोड की बात करें, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट की बात करें, तो कोड नंबर 211 डील करता है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है कि अच्छा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन हो गया, मुझे बताओ कि ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के रीजंस क्या हैं, क्यों हम मिक्स को मतलब इस तरह जो है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम इसलिए करते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर सकें। स्ट्रेंथ मैक्सिमम यानी कि पहला पर्पज़ ही उसका ये हो गया, अचीव रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। इसके अलावा जी इंश्योर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करें। डेफिनेटली जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। आगे है जी इम्प्रूव वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब वर्कबिलिटी क्या चीज़ होती है, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह, चले मैं अभी बता देता हूँ जी। वर्कबिलिटी अगर हमारी ज़्यादा होगी, वर्कबिलिटी होता है क्या, वर्कबिलिटी होता है ईज़, मतलब आसानी किसमें जी, टू प्लेस दी कंक्रीट, मिक्स दी कंक्रीट, कंपैक्शन दी कंक्रीट, इवन जो भी कंक्रीट का काम करेंगे उसमें ईजनेस अगर होगी तो वो उसकी वर्कबिलिटी होगी। तो अगर वर्कबिलिटी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा जी, स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। अब जब भी हम कोई काम करते हैं हमें वर्कबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए होती है। अगर वर्कबिलिटी कम होगी तो वो तो हमारी मिक्सिंग ही सही नहीं होगी। तो मतलब बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आता है कि अगर मिक्सिंग ठीक नहीं होगी तो स्ट्रेंथ कैसे अचीव होगी, बिल्कुल भी नहीं अचीव होगी। और बात ठीक भी है कि मिक्सिंग तो ठीक होना ज़रूरी है। तो वर्कबिलिटी इंक्रीज अगर हम करते हैं तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, यानी कि वर्कबिलिटी को भी इंक्रीज करना जो है वो बड़ा रिस्की हो सकता है। अच्छा जी, उस सूरत में हम क्या करते हैं, वर्कबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, जितना जितना पानी हम ज़्यादा ऐड करते हैं। तो पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, पानी की जगह हम कोई एडमिक्सचर यूज़ कर लेते हैं। एडमिक्सचर की वजह से वर्कबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वर्कबिलिटी जो पानी की वजह से इंक्रीज होना थी और स्ट्रेंथ रिड्यूस होनी थी, वो उसकी जगह हमने अगर वर्कबिलिटी को किसी एडमिक्सचर्स के ज़रिए इंक्रीज कर दिया तो उससे फिर स्ट्रेंथ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। तो जी हम देख रहे थे कि रीज़न क्या हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के। बिल्कुल हमने जी कहा जी स्ट्रेंथ अचीव करते हैं, ड्यूरेबिलिटी और वाटर वर्कबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जी रिड्यूस कॉस्ट, तो बिल्कुल कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का पर्पज़ ही ये है कि डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ अचीव करना कम से कम कंक्रीट या कम से कम सीमेंट को यूज़ करके। तो कम से कम सीमेंट यूज़ होगा तो डेफिनेटली रिड्यूस होगी उसकी कास्ट रिड्यूस होगी। और इसके अलावा जी मीट स्टैंडर्ड्स, कोई और स्टैंडर्ड्स एसओपीज हैं तो उसको भी मीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर सीज़मिक लोड। अच्छा सीज़मिक लोड क्या है, कोई भी हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम डेड लोड जो है वो उसमें कंसिडर करते हैं, लाइव लोड कंसिडर करते हैं। वो तो हमें पता है डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है। और फिर हम सिस्मिक लोड भी कंसिडर करते हैं, विंड लोड कंसिडर करते हैं। चले विंड का भी पता है। सिस्मिक लोड होता है जो अर्थक्वेक की वजह से जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मूवमेंट होती है अर्थ की, उस मूवमेंट की वजह से जो फोर्सेस स्ट्रक्चर पे लग रही होती हैं उसको हम बोलते हैं जी सिस्मिक लोड। ठीक है, सिस्मिक लोड क्या होगा जी, अर्थक्वेक इंड्यूस्ड फोर्सेस ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर जो फोर्सेस इंड्यूस कर रहा होता है। ये किस वजह से होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्राउंड मोशन की वजह से। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सिस्मिक लोड बी कंट्रोल्ड। ये जो सिस्मिक लोड है मतलब किसी भी बिल्डिंग में आ तो सकता है, तो जब हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी बिल्डिंग उसमें डेड लोड, लाइव लोड इसको मद्देनज़र तो रखते हैं। डेफिनेटली हम इसको सिस्मिक लोड को भी मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा जोन ऐसा है, अब सिस्मिक जोन है,
ठीक है। अब सिस्मिक लो जोन हम इसको कहीं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी पास्ट इंटरव्यूज़ में भी मैंने इसको डिस्कस किया है। तो जी सिस्मिक जोन कोई ऐसा जोन है जो बड़ा जो है वो एक्टिव जोन है, उसमें मतलब ऐसा जोन जिसमें मैक्सिमम अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। तो उस जोन ऐसे जोन में जो हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सिस्मिक लोड की वजह से जो इफेक्ट बिल्डिंग में आना होते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन भी ये है, हाउ कैन सिस्मिक लोड बी कंट्रोल्ड, कैसे कर सकते हैं। देखें, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें हमने सबसे पहले शेयर वाल की कंस्ट्रक्शन करनी है। अब शेयर वाल क्या होता है, ये वॉल ही है जैसे वॉल होती है, ठीक है, लेकिन ये सारी कंक्रीट की वॉल होगी। अगर मतलब आरसीसी की कह लें, अब आरसीसी की अगर वॉल होगी तो आरसीसी वॉल होने की वजह से जब ये लेटरल प्रेशर होता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा होता है ये लेटरल प्रेशर होता है। मैंने आपको बताया आगे जी, जो अर्थक्वेक है इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, यानी कि पहले इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। और यहाँ ऐसे वर्टिकल मूवमेंट हो सकती है ऊपर नीचे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर हमारी कोई है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए ये शियर वॉल कंस्ट्रक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। शियर वॉल क्या करता है कि ये इस इधर जो है या इधर से जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल उसको बियर कर रहा होता है, वो लेटरल प्रेशर को बियर कर रहा होता है। और शियर वॉल मैं बता चुका हूँ जी, जो शियर के खिलाफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस रखती है। शियर क्या होता है, किसी चीज़ का कट जाना। फॉर एग्जांपल यही वॉल है, ये अगर हम ब्रिक वर्क की बनाते हैं तो ऐसे लोड लगने की वजह से क्या होना था, ये ऐसे ऐसे कट जानी थी, ठीक है। अब इस जगह से ऐसे कट जानी थी। अब इसको क्या बोलते हैं, इस कटने को बोलते हैं ये वॉल शीयर हो गई है, ठीक है। और इस शीयर को रोकने के लिए, शीयर फोर्स को रोकने के लिए इसमें मैक्सिमम जो है रेजिस्टेंस टू शीयर के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है ना वो पैदा की जाती है, किसके जरिए, इसी शीयर वॉल को कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है जी। नंबर एक शीयर वॉल होगी। नंबर दो जी ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या होता है, ब्रेसिंग यही होता है कि अगर हमारे पास कोई पूरी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये हमारा पूरा हाउस है फॉर एग्जांपल, तो इसमें बाहर वाली तरफ हम ऐसे ब्रेस वॉल जो है ना, जैसे ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, ब्रेस वॉल ऐसे लगने वाले लेटरल प्रेशर को क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा और जो है ना उस स्ट्रक्चर को फेल होने से बचाएगा। नेक्स्ट है जी बेस आइसोलेशन सिस्टम। अब जी बेस आइसोलेशन सिस्टम, आइसोलेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमने कॉलम के नीचे आइसोलेटेड कंक्रीट की थी, फुटिंग की थी, इसीलिए आइसोलेशन सिस्टम, बेस आइसोलेशन सिस्टम, मतलब जो हमने बेस बनानी है, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मैंने आपको बता दिया, लेकिन वर्टिकल अगर मूवमेंट आती है तो उसके लिए हम अगर राफ्ट बनाएंगे या फिर अगर हमने कोई आइसोलेटेड कंक्रीट फुटिंग की है, कुछ भी करेंगे, तो ये हमने अपनी बेस को इतनी मजबूत रखना है कि जो है वो वर्टिकल प्रेशर को बियर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है जी डिटेल डिटेलिंग इन आरसीसी और जी सिमेट्रिकल डिजाइन एंड द लाइट वेट स्ट्रक्चर। बिल्कुल लाइट वेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर लाइट वेट स्ट्रक्चर होगा तो उसके शीयर होने के चांसेस बड़े कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे से लोड लगेगा तो ऊपर वाला काफ़ी लोड होता है, ठीक है, वो लोड ऊपर वाला भी लगेगा तो फिर वो शीयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक जो लाइट वेट चीज़ होती है उसको टूटने के चांसेस कम होते हैं। जो हैवी वेटेड होती है, जैसे उसको ऐसे ऊपर करेंगे तो फिर ऐसे वो नीचे आएगा तो उसके शीयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो लाइट वेट करके भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटरव्यूअर कहता है अच्छा मुझे आप बताएं कि ब्रिक को आप साइट पे कैसे चेक करेंगे। मतलब आप सुपरवाइजर हैं, आप साइट पे गए हैं तो आपने ब्रिक को चेक करना है, उसको टेस्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जी आप कह सकते हैं जी सर विजुअल इंस्पेक्शन करूंगा। विजुअल इंस्पेक्शन से मुझे आइडिया हो जाएगा कि मतलब उसको देखूंगा, उसका कलर देखूंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जी साइज एंड शेप टेस्ट, तो उसी का साइज, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी जो थिकनेस है उसको, उसके साइज जो है वो मेजर करूंगा और मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, या मतलब वो सही है नहीं सही। नेक्स्ट है जी साउंडनेस टेस्ट। दो ब्रिक्स को आपस में जो है वो ऐसे जब मैं टकराऊंगा तो टकराने की वजह से उसमें मेटेलिक साउंड जो है वो पैदा होनी चाहिए। अगर मेटेलिक साउंड मुझे नहीं आ रही, इट्स मीन कि ये अच्छी ब्रिक नहीं है। नेक्स्ट जी ड्रॉप टेस्ट। ये ड्रॉप टेस्ट क्या होता है, 1 मीटर से किसी ईंट को ड्रॉप करूंगा, छोड़ूंगा
और छोड़ने से जब वो गिरेगी किसी दूसरी ईंट के ऊपर या सॉलिड चीज़ के ऊपर तो वो टूट जाएगी। अगर तो टूट गई तो वो मतलब कि हमारी रिकमेंडेड ब्रिक नहीं होगी। तो अगर ना टूटी तो उसको हम रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट है जी वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये भी फील्ड में किया जा सकता है लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। अब फील्ड में मैं एक दिन गया हूँ, एक दिन मैं कुछ 5 7 8 10 सैंपल जो हैं वो मैंने डिप कर दिए पानी के अंदर, तो नेक्स्ट डे जाके 24 आवर्स के बाद मैं उसमें चेक कर सकता हूँ। ठीक है, उसका वेट पहले भी किया होगा और बाद में भी वेट करूंगा, मैं देखूंगा वाटर अब्जॉर्प्शन कितनी हुई है। ठीक है, तो ये फील्ड में टेस्ट किया जा सकता है, या फ्लोरिसियंस टेस्ट किया जा सकता है जिसमें नमी की परसेंटेज को जो है ना वो चेक किया जाता है कितनी इसमें परसेंटेज है। नेक्स्ट है जी हार्डनेस टेस्ट। फील्ड में हार्डनेस टेस्ट करने के लिए जस्ट नेल जो है वो ब्रिक की सरफेस के ऊपर जो है ना ऐसे जो है उसको स्क्रैच किया जाता है और जिससे जो है वो चेक किया जाता है कि क्या उस सरफेस के ऊपर कोई निशान तो नहीं पड़े। अगर निशान है, स्क्रैच हुई है, तो वो रिकमेंडेड नहीं होगी, उसकी हार्डनेस उस लेवल की नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी वन वे एंड टू वे स्लैब। देखिए वन वे स्लैब कौन सी होती है और टू वे स्लैब कौन सी होती है। सिंपल जी, अगर हमारी उसकी एक लेंथ वाली साइड है और एक उसकी लंबाई है और एक चौड़ाई है। ठीक है, अगर ये हमारी स्लैब है तो ये उसकी लेंथ कह लें, ये उसकी ब्रेथ कह लें। तो अगर हम देखें लेंथ और ब्रेथ इन दोनों की रेशियो ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 2 हो तो इट्स मीन ये वन वे स्लैब होगी। ठीक है, अब वन वे स्लैब में क्या होगा, एक मतलब लंबाई बहुत ज़्यादा होगी और चौड़ाई थोड़ी कम होगी। मतलब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको हम कह लेते हैं कि ये 20 फीट है। ठीक है, और ये 8 फीट है। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया, इट्स मीन ये वन वे स्लैब है। तो वन वे स्लैब में क्या होगा, ये लंबाई उसकी ज़्यादा है और लंबाई ज़्यादा होने की वजह से हम जो ऊपर ऐसे स्टील बार डालेंगे, मेन बार होंगी वो जस्ट इस वाली वॉल के ऊपर और इस वाली वॉल के ऊपर उसका सारा लोड आ रहा होगा। ठीक है, तो वन वे स्लैब में क्या होता है, टू साइड्स सपोर्ट लोड इन वन डायरेक्शन, यानी कि ये जो हमारी लेंथ वाइज दो दीवारें हैं, सिर्फ ये वाली वॉल्स जो हैं वो लोड को बियर कर रही होती हैं। और जबकि हम टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब ऐसी होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई की रेशियो जो है वो लेस देन 2 हो। ठीक है, अगर लेस देन 2 हो तो वो टू वे स्लैब होगी। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये अगर हमारे पास ये जी 10 है अगर हमारे पास और ये 8 है, इट्स मीन 10 8 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग मतलब लेस देन 2 है, तो ये टू वे स्लैब हो जाएगा। टू वे स्लैब में क्या होगा, इन चारों दीवारों के ऊपर इनके ऊपर लोड आ रहा होगा, मतलब किसी दो दीवार के ऊपर लोड नहीं आएगा बल्कि चारों वॉल्स के ऊपर जो है वो लोड आ रहा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे जी, टू वे स्लैब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज दी प्री स्ट्रेसिंग। अब प्री स्ट्रेसिंग क्या होता है, नाम से ही जाहिर है यार, प्री स्ट्रेसिंग पहले से ही स्ट्रेस इसमें डाल दी गई है। प्री स्ट्रेसिंग पहले से स्ट्रेस शामिल कर दी गई है। अब प्री स्ट्रेसिंग में क्या होता है, पहले से हम कंप्रेसिव फोर्स को शामिल कर देते हैं। किसको, कंप्रेसिव फोर्स को। हम ये आपने याद रखना है। अब कंप्रेसिव फोर्स को कैसे शामिल करते हैं, मैं देखें ये अगर हमारे पास एक है कंक्रीट का एक गर्डर कह लें। ठीक है, मोस्टली हम ये गर्डर्स वगैरह में करते हैं। गर्डर है, इस गर्डर के अंदर मैंने स्टील डाला, टेंडन वायर्स, इधर से भी वायर खींचा और उधर से भी वायर खींचा, खींच दिया। खींचने के बाद बकायदा कंक्रीटिंग वगैरह की, तो बाद में इसको जो है ना वो छोड़ दिया। अब छोड़ने की वजह से क्या होगा, वो जो कंक्रीट है यकदम क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्यों हुई है, क्योंकि पहले मैंने खींचा हुआ था, जब उसको मैंने छोड़ा, जैक खत्म किया, तो ऐसे अंदर की तरफ आना शुरू होगी। ठीक है, कंक्रीट थोड़ा सा बीम, जैसे गर्डर आप देखेंगे किसी भी ब्रिज के ऊपर, तो उसमें 1 इंच 1.5 इंच आपको इधर से, मतलब उसकी जो है ना 1 या 1.5 इंच, ये 1 या 1.5 इंच की कर्व होगी, मतलब उस वो उठा होगा, ज्यादा नहीं होता लेकिन 1 1.5 इंच हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि दोनों तरफ से जो है ना अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब कंप्रेस कर रहा है, तो इट्स मीन ये कंप्रेसिव फोर्स है। तो पहले से ही कंप्रेसिव फोर्स शामिल कर दी जाती है प्री स्ट्रेसिंग में। अब कंप्रेसिव फोर्स शामिल करने का क्या फायदा होता है, जब ऊपर हम लोड लगाते हैं तो लोड लगाने की वजह से क्या होता है, ये अब नीचे इसको जो है ना वो तोड़ने की कोशिश करता है, कोई भी लोड है वो टेंशन में लेके जाने की कोशिश करता है। तो पहले कंप्रेशन शामिल करेंगे तो उससे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है ना वही जो है वो कम हो जाएंगी।
ठीक है। अब इसने नीचे जाने की कोशिश करनी है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस कम हो जाएंगी, और हम ये प्री स्ट्रेसिंग इसलिए करते हैं ताकि हम जो है वो क्रैक से बचा जा सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, हमने प्री स्ट्रेसिंग को डिस्कस किया। अब है प्री टेंशनिंग। प्री स्ट्रेसिंग का मतलब है जस्ट स्ट्रेस हमने पहले ही शामिल कर दी, वो कंप्रेशन कंप्रेशन स्ट्रेस है। अब प्री टेंशनिंग का मतलब होता है, टेंशन का मतलब होता है खींचना, मतलब ये हमारे पास स्टील है, इधर से भी खींचे इधर से भी खींचे खींचे तो ये हमने टेंशन इसको दी हुई है। तो अगर हम प्री टेंशनिंग मतलब पहले से ही टेंशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब कुछ ऐसा, ऐसी कंक्रीट जिसमें हमने इस स्टील को पहले से टेंशन दी और उसके बाद जो है टेंशन पहले से दी और उसके बाद कंक्रीटिंग बाद में की, ठीक है, तो ये प्री टेंशनिंग जो है वो कंक्रीट होगी। प्री टेंशनिंग, प्री स्ट्रेस तो है। प्री स्ट्रेस की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्री टेंशनिंग, एक होती है पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। प्री टेंशनिंग का मतलब होता है पहले से टेंशन प्रोवाइड करना, मतलब स्टील को दोनों को ऐसे जो है खींचा पहले जाता है और बाद में कंक्रीट की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इस जो है इसमें क्या लिखा हुआ है जी, टेंशन आर stretched before the concrete is poured, मतलब बाद में पोर किया जाता है। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट है जी, रीजन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। अब प्री स्ट्रेसिंग तो हमने पढ़ा था, अब वो दोबारा ही क्वेश्चन उसने बोल दिया है। नेक्स्ट, प्री स्ट्रेसिंग का क्या रीजन है, क्या फायदा है। देखें, प्री स्ट्रेसिंग का क्या फायदा है। एक तो फायदा ये है कि हमने कंप्रेशन पहले से ही डाल दी, ऊपर हम पढ़ के आए हैं, कंप्रेशन डालने की वजह से वो जो उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी और क्रैक्स जो है ना वो नहीं आएंगे। तो फायदे भी इसके ये हैं कि कंट्रोल क्रैक्स कंट्रोल हो जाएंगे। और मैक्सिमम लेंथ वाले स्पेन के ऊपर भी ना, अगर ऐसे मैक्सिमम लेंथ है किसी स्पेन की, मैक्सिमम भी लेंथ है तो नीचे थोड़ी सी कर्व बन जाएगी ना इस जगह पे, मैंने आपको बताया थोड़ा सा उठा होगा, तो जिस वजह से ये बड़े स्पेन में भी हम प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो दूसरा इसका फायदा क्या होगा जी, हम इंक्रीज स्पेन लेंथ। तीसरा है जी, रिड्यूस मेंबर साइज। अब इसकी आपको समझ नहीं लगी होगी, मेंबर साइज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जी, जी बिल्कुल, मेंबर साइज रिड्यूस करने से मुराद है कि वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने को बहुत बड़ा गर्डर बनाना है ना, हमने मतलब बहुत ज़्यादा लोड जो है वो बियर करना है, तो अगर हम, यार इसको मैं इस तरह बता सकता हूँ कि किसी ब्रिज में आप देखें ना, तो ब्रिज में अगर हम इतना बड़ा सा अगर बनाएंगे ना गर्डर जो लोड को बियर करने के लिए, सीधा गर्डर, ठीक है, और सिंपल गर्डर, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा मतलब थोड़ी थिकनेस वाला हम एक गर्डर बना लेंगे, लेकिन वो प्री स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा यानी कि साइज में जो है छोटे साइज में, मतलब रिड्यूस्ड वॉल्यूम में, कम वॉल्यूम में वो ज़्यादा लोड बियर करेगा, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनकी थिकनेस कम होती है। अगर स्लैब की बात करते हैं, डेक की बात करते हैं, तो छत की वो जो ऊपर स्लैब है, अगर तो वो 6 इंच है, 8 इंच है, 10 इंच है, तो अगर प्री स्ट्रेस होगी तो वो आपकी कम थिकनेस में भी मैक्सिमम लोड बियर कर लेगी, ठीक है। अच्छा जी, एक फ़ायदा उसका ये होगा जी, रिड्यूस क्या करता है, मेंबर साइज को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इनहांस ड्यूरेबिलिटी एंड द कैपेसिटी, डेफिनेटली, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रोड। अब रोड की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। जस्ट आप, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा जी टाइप्स ऑफ रोड बताएं, तो आप कह सकते हैं सर ये रिजिड रोड भी हो सकती है, मतलब ये बेशक ये पेवमेंट है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेवमेंट अगर हम उसकी टाइप्स देखें तो बिटुमिनियस भी है जिसको फ्लेक्सिबल पेवमेंट बोलते हैं, तो फ्लेक्सिबल रोड भी हैं और रिजिड रोड भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल में इसी तरह आप कहेंगे सर ये अर्दन रोड हो सकती है, ग्रेवल है, वाटर बाउंड मैकेडम रोड हो सकती है, बिटुमन रोड और कंक्रीट रोड हो सकती है। इसी तरह फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में आप कह सकते हैं सर रूरल है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, हाईवे रोड है, मोटरवे रोड है। इसी तरह हम टेरेन की बात करेंगे। टेरेन क्या होता है जी, ये इलाके की आप यूं समझ लें कि हदोहाल है, या किसी इलाके में जो उसकी नेचुरल ग्रेडियंट है ना, नेचुरल ग्रेडियंट जो स्लोप है ये उसको बता रहा होता है, ठीक है। तो टेरेन में प्लेन, अगर मतलब अगर हम लाहौर वाली साइड की बात करते हैं, सारा एरिया उसका जो है ना वो प्लेन है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे इसका प्लेन टेरेन है, ठीक है। और इसी तरह हिली भी हो सकता है, कोस्टल भी हो सकता है, तो इस हिसाब से इसकी टाइप्स भी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व क्या होती है,
मतलब एक तो होती है हॉरिजॉन्टल कर्व, ये रोड है तो इस रोड को जो है वो ऐसे गई है फिर ऐसे गई है, ये मतलब ऐसे चलती जा रही है, तो ये उसकी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व जा रही है, रोड ऐसे गई है फिर ऐसे गई है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। लेकिन अगर जो है मेरे पास अगर मैं ग्रेडियंट की बात करता हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, तो रोड पॉइंट ए से बी तक जो है वो अगर ऐसे आ रही है, अगर किसी ग्रेडियंट में आ रही है ना, ठीक है, तो ये इसका ग्रेडियंट होगा। लेकिन बिलफर्ज हमारी जो नेचुरल सरफेस लेवल था वो ऐसे हो, कुछ ऐसे नेचुरल सरफेस लेवल है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, नेचुरल सरफेस लेवल तो किसी तरह का भी हो सकता है। अब मेरे पास नेचुरल सरफेस लेवल बिलफर्ज इस तरह का है, बिल्कुल इस तरह का है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे जो है ना एक तैयार कर, मतलब एक डिजाइन करूंगा, मतलब ऐसे ये नीचे वाली लाइन जो है ना, मतलब एक मैं खुद से जो है वो एक कर्व डिज़ाइन करूंगा, ग्रेडियंट डिज़ाइन करूंगा कि गाड़ियां बड़ी आसानी के साथ नीचे भी आ सकें और ऊपर भी जा सकें, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व क्या होता है, जो हमारी जो है वो वर्टिकली कर्व बन रही होती है, एक ऐसा ग्रेडियंट आ रहा है, एक ऐसा ग्रेडियंट आ रहा है, तो मतलब सिंपल अगर मैंने ऐसे रोड बनाई है ना, ये तो ये मेरी रोड जो है ये, या ये मेरी कर्व क्या होगी, वर्टिकल कर्व होगी, ठीक है, और ये मुमकिन है इस सूरत में ऐसे भी हो सकती है, और अगर ग्रेडियंट ऐसे हैं तो कर्व वैसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे रोड भी ऐसे हो सकती है इसको। अच्छा, इन दोनों कर्व्स को है तो ये वर्टिकल कर्व, लेकिन इस कर्व को जो ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है इसको हम सुमिट कर्व भी बोलेंगे, और ये कन्वेक्स की शक्ल की होगी, ठीक है, और ये जो है ये वैली कर्व भी इसको बोलेंगे, और ये कनकेव की शक्ल होगी, ठीक है, तो ये है जी वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द टाइप ऑफ द एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर क्या होता है, देखें जो भी कंक्रीट है, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स की बात करें ना, तो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, उसमें डेफिनेटली एक सीमेंट है, रेत है, बजरी है, पानी है, और चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे जो है हमारे पास आ जाता है जी एडमिक्सचर है। एडमिक्सचर, अब हम एडिशनल कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है कंक्रीट में तो एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। अब एडमिक्सचर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले जी ये प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर, ये हमारे पास एडमिक्सचर होता है। अब ये एडमिक्सचर किस लिए हम यूज़ करते हैं, वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब आपको पता है अगर वर्कबिलिटी इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन हमने स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं करनी, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, और हमें वर्कबिलिटी भी हमने इंक्रीज करनी है, तो उस सूरत में हमने एडमिक्सचर यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिसाइजर, और या फिर हम सुपर प्लास्टिसाइजर। अब दोनों का काम वर्कबिलिटी इंक्रीज करना है, तो फिर इन दोनों के अलग अलग नाम क्यों है जी। जो प्लास्टिसाइजर होता है, प्लास्टिसाइजर जो है ये ये भी जो है वो वाटर वर्कबिलिटी को इंक्रीज करेगा, लेकिन ये पानी जो है वो 15% पानी रिड्यूस कर सकता है, यानी कि पानी की मकदार 15% कम कर दें, और जो मिक्सचर्स आप यूज़ करेंगे उसको आप प्लास्टिसाइजर बोलेंगे। जबकि सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है कि पानी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, यानी कि 30% आप पानी जो है ना उसकी पानी कम यूज़ करें और इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ भी बरकरार रहती है। आप अगर प्लास्टिसाइजर 15% से ज़्यादा यूज़ कर देंगे ना, पानी बिलफर्ज आपने 30% रिड्यूस किया, उसकी जगह आपने प्लास्टिसाइजर यूज़ किया, तो वो फिर इससे भी जो है ना वो स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि जस्ट प्लास्टिसाइजर अगर आपने यूज़ करना है तो पानी की मकदार आप जस्ट 15% तक आप कम कर सकते हैं, उसकी जगह आप ये प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सेम ही चीज़ है, एक ही जो है वो एफिशिएंसी थोड़ी कम है जिसको प्लास्टिसाइजर बोलते हैं, और एक की एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा है उसको सुपर प्लास्टिसाइजर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एक्सेलेटर क्या होता है। एक्सेलेटर होता है कि स्पीड मतलब कंक्रीट की सेट होने की स्पीड को तेज़ करता है, मतलब जल्दी से सेट करता है। जल्दी से सेट करने को हम ये भी कह सकते हैं कि जल्दी सेट करता है, या ये भी कह सकते हैं रिड्यूस सेटिंग टाइम, यानी कि सेटिंग टाइम को कम करता है, ठीक है, सेटिंग के प्रोसेस को कम नहीं करता, प्रोसेस को तेज करता है, लेकिन सेटिंग टाइम को कम करता है, ठीक है, इसको कहते हैं जी एक्सेलेरेटर। और एक्सेलेरेटर के तौर पे हम यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, और नॉर्मल हम जो है ना, नॉर्मल अगर घरों में हम बात करें तो ये हमारा जो कास्टिक सोडा होता है,
जो हमारे पास ये इसको मतलब सर्फ वगैरह हम यूज़ करते हैं, इसको हम एज़ अ एक्सेलरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। देहातों में आपने देखा होगा कि अगर कोई कंक्रीटिंग कर रहा होता है, छत डाल रहा होता है, कुछ बारिश का मौसम है, तो उसमें हम जो है ना लोग जो है उसमें कास्टिक सोडा को ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेटिंग तेज़ हो जाती है, ठीक है। अब रिटार्डर क्या होता है? रिटार्डर होता है कि प्रोसेस को स्लो कर देता है, बड़ी आसानी से स्लो होके सेट होगा। स्लो सेट होने से मुराद क्या है कि सेटिंग टाइम को बहुत लंबा कर देता है। रिटार्डर मतलब सेटिंग टाइम को क्या करता है? इंक्रीज करता है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करेगा, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देगा, यानी देर से सेट होगा, ठीक है। देर से सेट होगा तो सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जी रिटार्डर में जिप्सम वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आपने याद रखते हैं जो रिटार्डर 3% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, एक्सेलरेटर को 1 से 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब ज़्यादा एडमिक्सचर यूज़ करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। एयर इंटरनिंग एजेंट क्या होता है जी? ये एडमिक्सचर हम यूज़ करते हैं ठंडे इलाकों में। ठंडे इलाकों में चूँकि बर्फ़ जम जाती है और इस जमने की वजह से जो है ना वो जो स्ट्रक्चर हमारा होता है उसकी इतनी मतलब स्ट्रक्चर जो है वो जमने की वजह से, और फिर उसमें जब वो स्नो है वो मेल्ट होती है, मेल्ट होने की वजह से बट टेम्परेचर चेंज की वजह से उसमें फ्रीजिंग एंड थाइंग इफेक्ट होता है। तो फ्रीजिंग एंड थाइंग इफेक्ट की वजह से कंक्रीट डैमेज हो जाती है। तो फ्रीजिंग एंड थाइंग इफेक्ट वाले एरिया में हम ये एयर इंटरनिंग एजेंट को शामिल कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है? कंक्रीट के अंदर एयर्स को हम शामिल कर देते हैं। तो एयर को जब हम शामिल कर देंगे तो वो यूं समझिए कि वो लाइट वेट भी हो जाएगी थोड़ी सी, और दूसरे नंबर पे उसमें जो है ना थोड़ी सी इतनी स्पेस होगी कि मतलब जैसे हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ये जॉइंट प्रोवाइड करते हैं क्यों? क्योंकि इसमें थर्मल और श्रिंकेज की वजह से जो है ना वो क्रैक्स आते हैं ना टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, वो ना आ सकें। तो इसीलिए ठंडे इलाकों में हम पूरी कंक्रीट के अंदर जो है ना जो है वो बबल्स शामिल कर देते हैं, हवा शामिल कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पूरी की पूरी कंक्रीट जब सिकुड़ती है या फैलती है, फ्रीजिंग एंड थाइंग एक्शन होता है, तो उसकी वजह से चूंकि वो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही होती है, तो उस ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये एयर इंटरनिंग एजेंट शामिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी वाटर प्रूफिंग एजेंट। वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या होते हैं जी? वाटर प्रूफिंग एजेंट बिल्कुल, अगर हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हम जो है ना किसी भी घर की एक्सटर्नल वॉल्स जो होती हैं, एक्सटर्नल वॉल्स के ऊपर हम मतलब अच्छा प्लास्टर करेंगे, क्यों? क्योंकि डैम्पनेस अंदर ना जाए। तो आप वाटर प्रूफिंग एजेंट भी शामिल कर सकते हैं इस मोटर में। इसके अलावा जो छत आपने कंस्ट्रक्ट करना है, छत के ऊपर आप वाटर प्रूफिंग एजेंट शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? उसके अंदर जो है वो क्योंकि जो पोरोसिटी होती है उसको कम कर देता है, ठीक है। परमेबिलिटी को जो है ना वो रिड्यूस कर देता है। इसको हम बोलते हैं जी वाटर प्रूफिंग एजेंट। श्रिंकेज रिड्यूसर मतलब ऐसे केमिकल्स या ऐसे एडमिक्सचर्स भी हैं जिसको यूज़ कर लिया जाए तो श्रिंकेज पे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रिंकेज रिड्यूसर एडमिक्सचर्स, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डिफरेंट बिटवीन द प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो प्लास्टिसाइजर होता है वो 15% तक पानी को कम कर सकता है, और सुपर प्लास्टिसाइजर की एफिशिएंसी अच्छी होती है, 30% तक हो सकता है। नेक्स्ट है जी कट एंड फिल इन द रोड कंस्ट्रक्शन। मतलब कटिंग और फिलिंग क्या होती है? डेफिनेटली अगर हम किसी जगह से काटेंगे, मतलब ये हमारे पास अगर कोई नेचुरल सरफेस है तो ये हमने रोड बनानी है, ये हमारी रोड है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये वाला जो है इसको तो हम काटेंगे ना, और ये वाला जो हिस्सा है इसको फिल करेंगे। तो इसको काटने को कटिंग बोलते हैं और फिल करने को हम फिलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है जी डिफरेंट बिटवीन ब्रिज एंड कलवर्ट। तो ब्रिज क्या होता है जी? अगर लेंथ स्पेन हमारा 6 मीटर से ज़्यादा होगा तो वो ब्रिज होगी या ब्रिज होगा, और 6 मीटर से अगर कम स्पेन होगा तो वो कलवर्ट होगी, ठीक है, जिसको हम पुल्ली भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है जी इधर ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर क्या होता है? ग्रिड चैम्बर ऐसा चैम्बर होता है, मतलब हम वाटर वेस्ट वाटर जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाने से पहले जो है ना वो ग्रिड चैम्बर में गिरता है। ग्रिड चैम्बर में गिरने से क्या होता है? ये एक ऐसा चैम्बर होता है, मैं इसकी डायग्राम शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ग्रिड चैम्बर है। इसमें पानी आया, इधर से पानी आने के बाद पानी आ गया, पानी आने के बाद हमने
इतना इससे ऊपर जो है ना, इसका जो है वो आप समझिए कि आउटलेट यानी कि पाइप इसका ऊपर रखना है। पाइप ऊपर होगा तो इतने एरिया में जो नीचे ये एरिया है ना, इस एरिया में क्या होगा, रेत जमा हो जाएगी। तो ग्रिड चैम्बर का मकसद ही ये होता है कि जितने उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं उस वो नीचे बैठ जाएं और सिर्फ वेस्ट वाटर जो है वो ऊपर से चला जाए, जिसको हम जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएं। तो ये है जी ग्रिड चैम्बर। इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो जो है वो पानी आप देख सकते हैं, और नीचे डॉटेड लाइन से नीचे जो है वो सारे सेडिमेंट्स वगैरह नीचे बैठ जाते हैं, जिसमें सैंड, ग्रेवल्स और जो है ना इस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स भी नीचे बैठ जाते हैं। जबकि आप आउटलेट देखें, आउटलेट का लेवल जो है वो ऊपर रखा जाता है और वाटर जो है वो आगे आउटलेट होके आगे ट्रीटमेंट प्लांट तक चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।